पेन दे दीजिए, पेन। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Sir. बोलिए। सर आज क्लास रिकॉर्ड कर लूं मैं, वो ऋतिक नहीं है ना आज, इसलिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो पर डे होती है। आप सिंपल अतुल सर से कहेंगे, वो आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे जिस दिन की भी चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ तक करवाया था कल? कंडक्शन में। अच्छा, उसमें न्यूमेरिकल स्टार्ट। मैंने कहा कि ये हायर टेम्परेचर पे है, इसको आपने सर जंक्शन लॉ में उतना ही था क्या? हाँ, बस वही था। मैंने कहा इसकी लेंथ L है। तो कल हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखा था कि अगर अलोंग द लेंथ अगर हम लोग मूव करें तो जो टेम्परेचर होता है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है। तो ट्रांजिएंट स्टेट में क्या होता है कि जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है वो लीनियर होता है, और आपका स्टेडी स्टेट में क्या होता है, लीनियर रिलेशन होता है। सॉरी, ट्रांजिएंट में एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है और स्टेडी स्टेट में आपका लीनियर डिक्रीज होता है। मैंने कहा कि मान लीजिए कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, कुछ ऐसा क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है रॉड का। ठीक है, अगर रॉड को मैं क्रॉस सेक्शन देखूं तो क्यूबॉइडल शेप का है और आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस क्रॉस सेक्शन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? सेम रहेगा। तो सेम रहना चाहिए। सेम रहेगा। ठीक है, तो हमारा सेम क्रॉस सेक्शन एरिया पे जितने भी पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा। मेरे से बोला गया कि किसी भी x डिस्टेंस पे आपने कहा कि टेम्परेचर क्या है एज अ फंक्शन ऑफ x। मेरे को यही निकालना है, फाइंड टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ x।
स्टडी स्टेट पे बताया था कि जो हीट करंट होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए और टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालिए, अप्लाई कीजिए, फिर मैं भी ट्राई करता हूँ। अगर मैं हीट करंट लिखूं तो हीट करंट इज इक्वल टू के ए डिवाइडेड बाई एल, ठीक, इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टी एच माइनस टी एल, Okay. ठीक। अगर मैं इस चीज के लिए लिख रहा हूं, सिंपल इस पूरे रॉड को दो पार्ट में ब्रेक करके देखिए। मैंने तो हीट करंट लिखा है ना, तो मैंने ये टेम्परेचर डिफरेंस लिया, ठीक। तो यहां पे भी जो हीट करंट होगी इस वाले पोजीशन से लेके इस वाले पोजीशन तक, वो तो इसी हीट करंट के इक्वल होगी, क्योंकि करंट अगर फ्लो कर रहा है तो सीरीज में करंट सेम रहता है, चाहे मैं R1 के अक्रॉस निकालूं या R2 के अक्रॉस निकालूं। तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, के ए डिवाइडेड बाई एल माइनस एक्स इंटू टी एक्स माइनस टी एल, ये सही है। मैंने इस रॉड के लिए, ये जो पोर्शन है मेरे पास रॉड का, इसके लिए मैंने हीट करंट लिखा है। तो हीट करंट कितना हो जाएगा, के ए डिवाइडेड बाई लेंथ, ये लेंथ कितनी है, एल माइनस एक्स इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टी एक्स माइनस टी एल, ठीक है। तो ये दोनों हीट करंट इक्वल है। यहां से टी एक्स निकालिए, निकालिए जल्दी से, सिंप्लीफाई कीजिए। यही आ रहा है ना। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो देखिए, टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी एल अपॉन एल वन माइनस एक्स अपॉन एल, टी एच माइनस टी एल प्लस टी एल, ये हो जाएगा टी एच माइनस टी एल माइनस टी एच माइनस टी एल डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स प्लस टी एल। तो टी एल कैंसिल हो गया, टी एच माइनस टी एल डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स। तो देखिए, टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, टी एच माइनस टी एल, ये तो कांस्टेंट है ना। मैंने कहा कि यहाँ पे हायर टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस है और लोअर टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस है। तो 100 माइनस 0, ये तो कांस्टेंट हो गया। रॉड की लेंथ मैंने कहा 1 मीटर है, तो लेंथ भी कांस्टेंट है, ठीक। तो अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो ये कुछ इस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। ये क्या है, आपकी स्ट्रेट लाइन। Straight अगर मैं line. इन दोनों को कंपेयर करूं, अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखिए स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है,
माइनस, है ना, स्लोप क्या आ रहा है, माइनस TH माइनस TL डिवाइडेड बाई L। ठीक, तो इसका स्लोप कितना है, स्लोप है आपका नेगेटिव TH माइनस TL डिवाइडेड बाई L। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट एनर्जी, इसका y इंटरसेप्ट कितना है, TH पॉजिटिव 100 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए। ठीक, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, x और टेम्परेचर के बीच में, जब x की वैल्यू 0 होगी तो टेम्परेचर कितना है, TH, और जब x की वैल्यू L के इक्वल है तो टेम्परेचर कितना है, TL, और इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव। यही चीज मैं आप लोगों को बता रहा था कि स्टडी स्टेट में जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है वो कैसा होता है, लीनियर। क्लियर है? सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दूं। Yes, sir. नोट कर लिया? सबका नोट हो गया? यस सर। अब देखिए, मैंने यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और इस वाले पॉइंट का टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, और इस वाले पोजीशन पे आपने क्या रखा, बहुत सारी आइस रखी हुई है। ठीक, और मैंने पूछा कि 1 घंटे में कितनी आइस आपकी मेल्ट हो चुकी होगी, हाउ मच आइस मेल्ट इन 1 आवर। एक घंटे में कितनी आइस आपकी मेल्ट हो जाएगी। मैं डायरेक्ट सबसे पहले हीट करंट निकालूंगा, हीट करंट इज इक्वल टू dq ओवर dt। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो ये आपको दिया हुआ है k इंटू ए, जो भी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो, लेंथ, टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस 0, यही होगा ना। तो अगर मैं हीट करंट को ध्यान से देखूं तो हीट करंट का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक, मेरे से ये पूछा गया है कि 1 घंटे में, मतलब कि टाइम वैल्यू मेरे को दी हुई है, टाइम कितना है आपका, 1 आवर। यहाँ पे इस चीज का ध्यान में रखिएगा कि हम लोग जो टाइम लेते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है टाइम की, सेकंड में, सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग हीट निकालें तो मैं यहाँ पे हीट निकाल सकता हूँ कि 1 घंटे में कितनी हीट जाएगी, KA डिवाइडेड बाई L 100 माइनस 0 इंटू 1 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स। आपने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया, तो आपने कहा कि 1 घंटे में इतनी हीट सप्लाई। अब ये जो हीट सप्लाई कर रहा हूँ ये क्या काम कर रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस आइस को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, वाटर में। तो जिसका मतलब m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो मैं यहाँ से मेरे को ये पता चलेगा कि कितना आइस आपका मेल्ट हो गया, यही निकालना है आपको, मास। क्लियर है? मैं कोई डेटा नहीं ले रहा, जनरलाइज करके बता रहा हूँ कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को पिक कर सकते हैं।
नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है। आपने देखा थर्मल रेजिस्टेंस, मैंने बताया था थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, L डिवाइडेड बाई K इंटू ए। सिर्फ कंपेयर कीजिए, अभी आपने हीट करंट लिखा था, हीट करंट क्या था, हीट करंट इज इक्वल टू के ए डिवाइडेड बाई एल इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक, तो अगर इसको मैं लिख सकता हूँ टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई के इंटू ए। अगर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में आए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको सिर्फ इसके साथ कंपेयर कीजिए। अगर मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूं तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है किसके इक्वल है, एल डिवाइडेड बाई के ए, इसलिए इसको आपने क्या कहा, थर्मल रेजिस्टेंस। अब मान लीजिए एक आपका क्यूबॉइड है, किसी भी मटेरियल का बना हुआ है जिसकी Blur थर्मल हो कंडक्टिविटी, गया। तो फोकस नहीं आ रहा। फोकस नहीं हो रहा है। अब ठीक है, Yes, यस sir. चलिए मैंने यहाँ पे कहा इस क्यूबॉइड की इसकी लेंथ आपको दी हुई है ए, ये हाइट आपको दी हुई है बी, और इसकी जो विड्थ है ये आपको दी हुई है सी। ये आपका क्यूबॉइड है। मैंने कहा कि यहाँ से हीट करंट फ्लो कर रही है ऐसे, ठीक, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के है। तो थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए क्या होगी, थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। ए अपॉन, सर ए अपॉन के बी सी। हाँ सही है। तो इस वाले के अगर मैं थर्मल रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ तो आपने लिखा एल, एल की वैल्यू ए डिवाइडेड बाई के इंटू बी इंटू सी। अगर हीट करंट ये है, ये करंट ऐसे फ्लो कर रही है, इस केस में थर्मल रेजिस्टेंस, बी अपॉन के ए सी। इस केस में थर्मल रेजिस्टेंस बी डिवाइडेड बाई के इंटू ए इंटू सी। तो देखिए यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, जो हम लोग लिखते हैं आर इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई के इंटू ए, एल का मतलब क्या होता है, करंट के डायरेक्शन में कंडक्टर की लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में जो कंडक्टर की लेंथ है वो एल होता है। ठीक है, और जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू सी, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू सी। नोट कीजिए, उसके पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ। यस सर। सर हो गया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखिए,
thermal resistance depends on thermal resistance depends on first point, dimension of body. Second, material of body. Third, direction of heat current. Direction of heat current. Fourth, temperature. Next, thermal conductivity. Thermal conductivity depends on thermal conductivity depends on first point, material. Second point, temperature. Second point, temperature. अब ये बताइए, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। ठीक है, तो लॉजिकली सोचिए कि अगर मैं टेम्परेचर में हीट करंट आपके किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिफरेंस पे। ठीक है, मेरे को तो यहाँ पे कंडक्टिविटी वर्डिंग पे जाइए, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, वो कितनी हीट करंट को अलाउ कर रहा है। ठीक है, कितना हीट करंट को वो कंडक्ट कर रहा है। तो अगर मैं थर्मल कंडक्टिविटी की बात करूं, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं तो हीट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, और इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब थर्मल रेजिस्टेंस पर आ जाइए, जो जो पॉइंट्स हम लोगों ने लिखे थे। थर्मल रेजिस्टेंस किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, एल। एल का मतलब क्या होता है, जिस डायरेक्शन में हीट करंट फ्लो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमने आपने लिखा था आर की वैल्यू कितनी आ रही थी, ए डिवाइडेड बाई के इंटू बी इंटू सी। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ रही थी, बी डिवाइडेड बाई के इंटू ए इंटू सी। मतलब कि आपका डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करूंगा तो एल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा था आपका मटेरियल। मटेरियल को अगर चेंज करूंगा तो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होगी। ठीक, उसके बाद फिर आपने लिखा था डायमेंशन। डायमेंशन अगर अलग अलग होगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी अलग होगा। ठीक, उसके बाद आपने लिखा था टेम्परेचर, क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हूं तो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। अगर थर्मल कंडक्टिविटी चेंज होगा तो आरटी भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा, थियरी में पूछे जा सकते हैं। ये रेडियस R1 है और ये आउटर रेडियस R2। हॉलो सिलेंडर है, ये बीच में पोर्शन खाली है, ये बीच वाला पोर्शन। ठीक, यहाँ का टेम्परेचर TH है और यहाँ का टेम्परेचर TL है। तो हीट करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इसका मतलब हीट करंट आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। फाइंड थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए इस मटेरियल के लिए, इसकी कंडक्टिविटी के। फाइंड थर्मल रेजिस्टेंस। एल मान लीजिए इसकी लेंथ एल है।
सर L by K pi R2 square minus R1 square. सही है। सिंपल, हमारे पास R इज इक्वल टू क्या है, L डिवाइडेड बाई K इंटू ए। L का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में हीट करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में कंडक्टर की लेंथ। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है हीट करंट, इसका मतलब इस डायरेक्शन में कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L डिवाइडेड बाई K इंटू एरिया। कितने एरिया में हीट करंट है, यही एरिया है ना, क्योंकि अंदर से खाली है। ठीक, तो हीट करंट आपकी ये होगी, तो हीट करंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, एरिया पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। हो गया। सेम वही क्वेश्चन है, फाइंड थर्मल रेजिस्टेंस। अब इस केस में हीट करंट कैसे फ्लो होगी, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ऐसी होगी ना। इस केस में निकालना है आपको थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू। इतना आसान नहीं है। Sir R2 minus R1 upon K pi L square. गलत है। सर 2R नहीं लेंगे ऊपर L की बजाय। सर ये एक हाँ, सिलेंडर जो भी लीजिए, फाइनल आंसर बताइए क्या है। सर एक सिलेंडर बन रहा है ना ये। हाँ, सिलेंडर तो है ही। सर R2 minus R1 upon K pi R2 square minus R1 square into L। गलत। यार है किसी का, कोई आसपास भी नहीं है। थ्री डायमेंशनल फिगर है, इसको थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए। अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन देखूं तो क्रॉस सेक्शन आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। यही क्रॉस सेक्शन नजर आएगा। अंदर का टेम्परेचर आपका TH है और आउटर का टेम्परेचर कितना है, TL। तो हीट करंट तो चारों तरफ फ्लो करेगी ना। ऐसे ही होगा ना। ठीक, अगर मैं यहाँ पे देखूं कोई सा भी एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लीजिए,
आपने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, सेंटर से x डिस्टेंस पे, जिसकी थिकनेस कितनी है, dx। आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि मेरे को ये पूरा सरफेस बनाना है, तो ऐसे कितने डिफरेंशियल एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट, है ना। इनफाइनाइट। एक यहाँ पे रिंग है, फिर एक और रिंग है, एक और रिंग है, एक और रिंग है, ऐसे करके बहुत सारे रिंग से बन के ये हमारा मेरा फिगर बन जाएगा। ठीक, तो जितने भी रिंग्स हैं, हर एक में हीट करंट की वैल्यू सेम है क्या? सेम है ना। अरे ये निकल रहा है, तो हर एक में से यही वाली करंट जा रही है ना, लेकिन डिवाइड थोड़ी ना हो रहा है। देखिए ऐसे ही सोचना पड़ेगा, तभी मैं पता लगा पाऊंगा कि सीरीज है कि पैरेलल है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पता लगाने का तरीका यही है कि अगर करंट की वैल्यू सेम है तो मेरे कॉम्बिनेशन कैसे हैं, सीरीज में। ठीक, तो यहाँ पे जितने भी डिफरेंशियल एलिमेंट हैं, हर एक में हीट करंट की वैल्यू सेम है। मान लीजिए 2 एम्पियर करंट जा रही है, 2 एम्पियर करंट जा रही है, तो कहीं पे डिवाइड में ना, और ये तो बाहर तक जा रही है, बीच में कितने भी एलिमेंट्स आते रहे, हर एक में से 2 एम्पियर करंट ही फ्लो कर रही है। इसका मतलब अगर मैं एक से छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस निकाल लूं, तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब सीरीज में कनेक्टेड होंगे। अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो हम लोग आर इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यही होता है हमारा। तो अगर मैं एक छोटे से डिफरेंशियल एलिमेंट का निकाल लूं रेजिस्टेंस, अगर मैं उसको इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 समेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे से डिफरेंशियल एलिमेंट का क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस। पहले लिखिए कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसके बाद क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। सर एक बार दोबारा बता दूं। यहाँ पे जितने भी डिफरेंशियल एलिमेंट हैं, हर एक डिफरेंशियल एलिमेंट के अक्रॉस हीट करंट सेम। इसका मतलब सभी डिफरेंशियल एलिमेंट आपके सीरीज में कनेक्टेड है। अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो मैं क्या करूंगा, छोटे से डिफरेंशियल एलिमेंट का रेजिस्टेंस निकालूंगा, तो उसके बाद इंटीग्रेट कर दूंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब सिंपल समेशन होता है। ये क्वेश्चन एम्स में आया था। अभी छोटे से एलिमेंट का स्मॉल रेजिस्टेंस आपने मान लिया dr। तो रेजिस्टेंस लिखने का तरीका क्या है, R इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई K इंटू ए, यही है। और L का मतलब क्या है, हीट करंट के डायरेक्शन में कंडक्टर की लेंथ। यहाँ पे जिस डायरेक्शन में हीट करंट फ्लो हो रहा है, उस डायरेक्शन में कंडक्टर की लेंथ कितनी है, dx। dx। कंडक्टर की लेंथ dx है, डिवाइडेड बाई k इंटू ए। k इंटू ए कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका क्रॉस सेक्शन कैसा नजर आ रहा है, सिलेंडर। एक्चुअल में तो सिलेंडर है ना, ठीक है, ये सिलेंडर था, ये, ठीक, ये पूरा सिलेंडर है। ठीक, यहाँ से हीट करंट चारों तरफ जा रही है, और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ये, तो ये छोटा सा एलिमेंट एक सिलेंडर है। ठीक है, तो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया, सरफेस एरिया, यही होगा ना एरिया, ये वाला। तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई r इंटू एल। ठीक, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई r। r कितना है, x इंटू लेंथ। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूं तो मेरे को टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा।
x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? R1 से R2, ठीक है, R1 से R2, तो नेट थर्मल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1/2 पाई k इंटू L। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x, और लिमिट R1 टू R2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई k इंटू L ln R2 डिवाइडेड बाई R1। सर हो गया। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो एक क्वेश्चन जल्दी से कीजिए। ये स्फीयर है, और जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है। फाइंड थर्मल रेजिस्टेंस, स्फीयर है। सेम कॉन्सेप्ट वैसे ही लगाएंगे जैसे भी प्रीवियस क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट लीजिए, सर R1 minus R2 upon pi k। गलत है। सर 1/k 4 pi log natural divided by a cube। नहीं, गलत है। R2 minus R1
अपॉन 4 पाई के R1 R2। हाँ करेक्ट है। देखिए आपने डिफरेंशियल एलिमेंट ये मान लिया, इसकी थिकनेस dx है और ये सेंटर से h डिस्टेंस पे है। तो ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है ये आपको कैसा नजर आएगा? स्फीयर, होलो स्फीयर। इमेजिन कीजिए बहुत सारे होलो स्फीयर से मिलके एक बड़ा स्फीयर बना है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है ये कैसा है? आपका होलो स्फीयर। अगर इसके लिए मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखूं तो स्मॉल रेजिस्टेंस डी आर विल बी इक्वल टू एल। एल की वैल्यू कितनी है? dx डिवाइडेड बाई k इंटू एरिया। एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल x की वैल्यू कहां से कहां तक? स्मॉल a से लेके स्मॉल b तक। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/4 पाई के 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x और इसकी वैल्यू a से b तक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4 पाई के b माइनस a डिवाइडेड बाई a इंटू बी। सर हो गया। नोट कर लिया सबने? सर फोकस में फिर से चला गया। नहीं, स्पॉट वीडियो तो किया हुआ है मैंने। अब सही है सर। क्लियर है सबको? यस चलिए इस सर। पे बेस्ड लास्ट क्वेश्चन। हीट करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ये सॉलिड है, ठीक। इधर का रेजिस्टेंस, इधर का रेडियस ए दिया हुआ है और इस वाले का रेडियस बी दिया हुआ है और यहां से यहां तक की लेंथ आपकी एल है और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के है। सॉलिड है, ये पूरा सॉलिड है। फाइंड थर्मल रेजिस्टेंस, फाइंड थर्मल रेजिस्टेंस। तो अभी हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ये सभी क्वेश्चन एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। नीट में इतने टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे गए। अगर आता है तो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं।
आपने डिफरेंशियल एलिमेंट एक मान लिया जो कि यहां से x डिस्टेंस पे है, और इसकी थिकनेस dx है, और इसका रेडियस r है। थोड़ा इमेजिन कीजिए, ऐसे बहुत सारे डिस्क होंगे क्योंकि सॉलिड है ये, ठीक है। अगर सामने से आप देखेंगे तो आपको कैसा नजर आएगा, डिस्क। ऐसे बहुत सारे डिस्क हैं, तो अगर मैं सभी डिस्क को कंबाइन कर दूं तो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएगा। आ रहा है समझ में? ठीक। अब यहाँ पर अगर मैं इस डिस्क की बात करूं, या यहाँ पे कोई सा भी एक और डिफरेंशियल एलिमेंट ले लें, हीट करंट सेम है ना, सेम हीट करंट फ्लो कर रही है। इसका मतलब जितने भी डिस्क हैं, हर एक डिस्क का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। हीट करंट सेम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस अभी आपके सीरीज में कनेक्टेड है। अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो आपने स्मॉल डी आर लिखा सबसे पहले। अगर मैं स्मॉल डी आर लिखूंगा इज इक्वल टू एल, एल की वैल्यू कितनी है, dx डिवाइडेड बाई k इंटू एरिया। इस डिस्क का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, सर्कल है ना। इसको मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकता हूं क्या, इंटीग्रेशन करूंगा तभी रिजल्ट आएगा। मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, दो दो dx वेरिएबल है। एक रेडियस भी वेरिएबल है और एक आपका x भी वेरिएबल है। अगर मैं इस वाले डिस्क के लिए बात करूं तो x की वैल्यू कुछ और होगी और इसका रेडियस कुछ और होगा। लेकिन जो मेरे को इंटीग्रेशन पता है वो किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पता है फॉर्मूले, तो मेरे को एक के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले क्वेश्चन को, सर फिर तभी इसमें मैं हमने इसको दो इंटीग्रेट, वेरिएबल्स क्यों लिए हैं, एक्स और आर? वो लेना ही पड़ेगा, ये तो लेना ही पड़ेगा। सर आर की क्या नीड है? तो एरिया कैसे लिखेंगे डिस्क का, क्रॉस सेक्शन एरिया की जगह क्या लिखेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, वो तो यही होगा ना, पाई आर स्क्वायर। यस सर। ठीक है, तो वो तो आएगा ही आएगा। अब तो मेरे यस। को कन्वर्ट करना है, तभी तो क्वेश्चन हुआ। अगर कन्वर्ट करना ही नहीं होता तो क्वेश्चन किस बात का होता है। मैं एक सॉलिड सिलेंडर बनाते थे यहाँ से यहाँ तक, एरिया सेम, ऐसे कुछ एक डायरेक्ट लिख देता रिलेशन, क्या आने वाला रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, यस अब सर पर देखिए पहले फिर हम लोग पाई के एक्स स्क्वायर क्यों लिखते थे, फिर पाई के एक्स कहाँ पे, स्क्वायर लिखते थे पहले वाले क्वेश्चंस में, हमने आर नहीं लिया कभी। यहाँ पे, हाँ सर, हमेशा 4 पाई x² किया है। यहाँ पे है क्या, क्रॉस सेक्शन व्यू क्या नजर आ रहा है, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए ना कि यहाँ से जा रही है करंट, तो ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है ये है क्या एक्चुअल में, स्फीयर है तो। हाँ, तो इसका क्या होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, 4 पाई r स्क्वायर ना, हाँ और r क्या है यहाँ पे, x है। इसे इधर दूसरा डिफरेंस, इसे यहाँ पे एक ही वेरिएबल आया, लेकिन यहाँ पे तो मजबूरी है दो वेरिएबल आने की, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते आप, दो वेरिएबल आएगा ही आएगा। ठीक है सर। ठीक, इसी कारण क्वेश्चन एम्स में आया था। अब लेकिन एम्स में थर्मल रेजिस्टेंस नहीं पूछा था, सिंपल रेजिस्टेंस पूछा था, जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। ठीक है, सेम तरीका है, सेम फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे के आता है, वहां पे रो आता है, बस और कुछ नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें, इस फिगर को आपने कुछ ऐसा बना दिया, ये हाइट कितनी है बी, ये हाइट कितनी है ए, ठीक, ये क्या है आर था ना, कोई सा भी डिफरेंशियल एलिमेंट लेगी, इसका आर, इसका आर, इसका आर, इसका आर, इसका आर, मतलब ये तो आर है, ठीक, और ये क्या है एक्स। तो मैं ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल गई ना मेरे को, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू, y की जगह क्या है r, m का मतलब क्या होता है स्लोप, स्लोप का मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगी, tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है b माइनस ए, यही है ना।
परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस कितना है, एल। लेंथ एल है ना, ठीक। तो ये आ गया y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी। वाई इंटरसेप्ट कितना है, ए। क्लियर है। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, डी आर इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, तो b माइनस ए डिवाइडेड बाई एल। एक्स का डिफरेंशिएशन dx और a का डिफरेंशिएशन 0। तो यहां से मेरे को dx की वैल्यू मिल गई, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन कैसे चेंज कर दिया आपने। आपको मिल गया था dr इज इक्वल टू क्या था, हाँ, dx डिवाइडेड बाई k पाई आर स्क्वायर, dx डिवाइडेड बाई k पाई आर स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना है, ये टोटल थर्मल रेजिस्टेंस। dx की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए मल्टीप्लाई करके, ठीक। तो क्या हो जाएगा, L डिवाइडेड बाई b माइनस ए इंटू डी आर डिवाइडेड बाई पाई के आर स्क्वायर। अब देखिए एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया आपने, जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लीजिए। L डिवाइडेड बाई b माइनस ए कांस्टेंट है, 1 डिवाइडेड बाई के पाई कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा, डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब रेडियस बताइए कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ए टू बी, ये है ना रेडियस, ठीक। तो ए टू बी, तो ये कितना हो जाएगा, एल डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, 1 डिवाइडेड बाई पाई के, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन आर। और वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। तो b माइनस ए कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आपको मिल गई L डिवाइडेड बाई पाई ए बी इंटू के। ये आंसर है, नोट कर लीजिए। सेम चीज रिपीट होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन करवाना वहां पे नहीं करवाऊंगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये सेकंड स्टेप बताना। ये वाला नहीं सर, ये वाला r इक्वल्स टू b माइनस ए अपॉन एल, इसके नीचे वाला। इसको डिफरेंशिएट किया आपने, इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो r का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी आर। x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dx। और ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है सर। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, क्या कि ताकि आपको तरीका याद रहे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमने कैसे प्रोसीड करना है। So हो गया। हो गया।
चलिए, ये सभी क्वेश्चन आपके एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। ठीक, अब हम लोग वापस आ जाते हैं नीट पे कि नीट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कहा कि ये मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है, एक रॉड लगा है जिसका के ए दिया हुआ है, एक और रॉड है जिसका 2K2A है, एक और रॉड है जिसका के और ए है, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। इसकी लेंथ आपकी L है, इसकी लेंथ भी L है, और इसकी लेंथ कितनी है 2L है। तो मेरे से पूछा गया इस वाले पॉइंट का टेम्परेचर और इस वाले पॉइंट का टेम्परेचर, फाइंड T1 एंड T2। find T1 and T2। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको ये चीज नजर आ रही है कि ये जो तीनों रॉड हैं आपके वो सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक, सीरीज में कनेक्टेड है, इसका मतलब हीट करंट हर एक के अक्रॉस क्या होगी, सेम। अगर मैं इसके लिए रेजिस्टेंस लिखूं तो इसके लिए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई K इंटू ए। तो L डिवाइडेड बाई K इंटू ए। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, L डिवाइडेड बाई K इंटू ए। इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, L डिवाइडेड बाई K इंटू ए। क्लियर है। अब इसमें आसान तरीका क्या होता है कि जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम है, ठीक है, किसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम है, R2। R2। है ना। इसको मैंने क्या सपोज कर लिया, इसको मैंने R सपोज कर लिया। ठीक, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 4R, और R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8R। क्लियर है। तरीके और भी हैं कि इसको मैं अगर R सपोज कर लूं तो यहाँ पे रेशियो में आ जाएगा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल बन जाएगा और कुछ नहीं होगा, मतलब कि कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल हो जाएगी और कुछ नहीं। अब ये आपने R1 निकाल लिया, R2 निकाल लिया और R3 निकाल लिया R के टर्म में। अब मैं अगर ध्यान से देखूं इस सर्किट को मैं ऐसा बना सकता हूं, ये R1 है मतलब 4R, ये R2 है मतलब R, ये R3 है मतलब 8R। यही है ना। यहाँ का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर T2 है। मेरे को ये निकालना है। मेरे को ये पता है कि अगर मैं हीट करंट लिखूं तो हीट करंट इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे हीट करंट लिखूं तो क्या लिखूंगा, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 100 माइनस 0, 100 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है 13R। और आपको ये पता है कि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हीट करंट की वैल्यू है वो सेम है क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर मैं इस पोर्शन के लिए अगर हीट करंट लिखूं तो इस पोर्शन के लिए हीट करंट कितना हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस 0, T2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 8R। यहां से T2 आ जाएगा। क्लियर है। दूसरा तरीका मेरे को T1 निकालना है, तो मैंने क्या लिखा है 100 डिवाइडेड बाई 13R इज इक्वल टू, इस वाले के लिए हीट करंट भी सेम होगी, तो इस वाले के लिए हीट करंट मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 100 माइनस T1 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। R कैंसिल हो गया, यहां से क्या आ जाएगा, तो T1 T2 आ गया।
सही से लिखिए इसको एक्सप्लेन करके। बहुत क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा बस। सर हमने टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस क्यों किया? स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वैसे अगर इसको यहाँ पे कंपेयर करें तो हम लोग क्या लिखते हैं, टेम्परेचर डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। अच्छा, यस सर, ठीक है। सो हो गया। नोट कर लिया। हो गया नोट सबका? यस। सर ब्लर हो रहा है। ये सब अभी भी फोकस नहीं ब्लर हो है रही क्या? है। अब ठीक है वीडियो? Yes, sir. यस सर। इस जंक्शन का टेम्परेचर बताने थी। यहाँ पे 2 रॉड लगे हुए हैं। एक रॉड है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी के क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और उसी के नीचे एक और रॉड लगाया आपने जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2 के एरिया ए, और इसके बाद आपने एक और रॉड लगाया के और 2a का, और लेंथ दी हुई है आपको। तो आपको इस जंक्शन टेम्परेचर बताना है। कीजिए, सेम तरीका है। रेजिस्टेंस R1, R2, R3 निकालिए, तो उसके फिगर बनाइएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, आपको पता चलेगा कि क्या लगाना है।
और 60 डिग्री सेल्सियस। शायद। अब देखिए यहाँ पे किसकी वैल्यू सबसे मिनिमम है, R3, इसको आपने क्या मान लिया, R मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा 2R, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4R, ये होगा ना, ठीक। अब अगर मैं हर एक रेजिस्टेंस को देखूं ध्यान से, तो ये R1 की वैल्यू कितनी है 4R, ये R2 की वैल्यू कितनी है 2R, और दोनों जुड़े हुए हैं। उसके बाद एक और रेजिस्टेंस R3, ये कितना है R, यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, और ये टेम्परेचर आपने क्या माना हुआ है T। तो देखिए यहाँ पे आपको एक जंक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है, ये एक जंक्शन है, ठीक है, ये करंट और एक ये करंट। तो जंक्शन लॉ कल बताया था मैंने, क्या बोला था कि किसी भी जंक्शन का अगर मेरे को लॉ लगाना है तो मैं क्या मानूंगा कि जो जंक्शन का पोटेंशियल है वो हायर पोटेंशियल है। यहाँ पे क्या मानूंगा कि जंक्शन का जो टेम्परेचर है वो हायर टेम्परेचर है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक। तो मैंने मान लिया अगर करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड है तो इसके अक्रॉस करंट आपने I1 मानी, इसके अक्रॉस करंट I2 मानी, इसके अक्रॉस I3 मानी, तो मैं क्या लिखूंगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। I1 की वैल्यू कितनी होगी, I1 की वैल्यू होगी टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस 100 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 4R, प्लस T माइनस 100 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 2R, T माइनस 0 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है R इज इक्वल टू 0। यही है ना, R कॉमन होके कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा T माइनस 100 प्लस 2T माइनस 200 प्लस 4T इज इक्वल टू 0। तो ये कितनी वैल्यू आ गई, सही किया ना। तो T 2T 4T 70 इज इक्वल टू 100 300, तो T की वैल्यू कितनी आ रही है क्लियर है। कैलकुलेशन देख लेते हैं कोई गलत तो नहीं हुआ, नहीं सही है। क्लियर है सबको। तो आज हम लोगों ने इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस निकालना सीखा है, कल हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। रॉड सीरीज में लगे हुए, पैरेलल में लगे हैं, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी होगी, ठीक। एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा इस पे बेस, और उसके बाद इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, उसके बाद व्हीट स्टोन ब्रिज इन हीट, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे किस पे, इमिसिव पावर पे, रेडिएशन पे, ठीक है। तो मैक्सिमम हाफ एन आवर में ये पोर्शन खत्म हो जाता है।